गाइस यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं अर्थशास्त्र में ऐसे कौन कौन से आपके क्वेश्चन हैं जो इस बार के बोर्ड एग्जाम में आज किए जाएंगे। यानी गाइस आपका पूरा पेपर यहाँ पर बना दिया है और उसका फुल सॉल्यूशन यहाँ पर आपको मिलेगा। तो पहले जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाते हैं उनको देख लेते हैं कौन कौन से इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद गाइस जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनको भी देखेंगे और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो आप एंड तक देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के जनक कौन थे। तो जेबी से, माल्थस, एडम स्मिथ या फिर रिकार्डो। तो आपको यहाँ पर गाइस बताना है कि अर्थशास्त्र के जो जनक हैं वो कौन थे। तो फर्स्ट नंबर पर जो ऑप्शन ये आपका रॉन्ग ऑप्शन है। इसके बाद सेकंड नंबर पर जो ऑप्शन है ये भी आपका रॉन्ग ऑप्शन है। थर्ड नंबर पर है एडम स्मिथ। तो अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ जी हैं। क्लियर। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। व्यक्तिगत इकाई का, छोटे छोटे चर या फिर व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण का। एंड यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है ये सभी। तो आपको बताना है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। व्यक्तिगत इकाई, ये भी आपका सही है। छोटे छोटे चर, ये भी आपका सही आंसर है। और नेक्स्ट ऑप्शन है कि व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण, ये ऑप्शन भी आपका राइट है। तो यहाँ पर जो 4 नंबर पर आपका ऑप्शन यहाँ पर आपको मिला है ये सभी। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, छोटा अर्थशास्त्र, ठीक है। तो उसके अंतर्गत हम इन सभी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक बंद अर्थव्यवस्था में नहीं होता। ऑप्शन देख लीजिए। फर्स्ट नंबर पर है सरकारी हस्तक्षेप, नेक्स्ट है आंतरिक व्यापार, अगला ऑप्शन यहाँ पर है घरेलू क्षेत्र, एंड इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है विदेशी व्यापार। तो एक बंद अर्थव्यवस्था में नहीं होता है, क्या नहीं होता है, बंद अर्थव्यवस्था में विदेशी व्यापार नहीं होता है या फिर घरेलू क्षेत्र या फिर आंतरिक व्यापार, एंड फर्स्ट ऑप्शन है सरकारी हस्तक्षेप। तो यहाँ पर आपको बताना है गाइस ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो आपका राइट हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन है विदेशी व्यापार। तो एक बंद अर्थव्यवस्था में विदेशी व्यापार नहीं होता है। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देख लीजिए। तो नेक्स्ट है कि राजस्व प्राप्तियों की अपेक्षा राजस्व खर्च यानी व्यय का अधिक कहलाता है, क्या कहलाता है। तरलता अनुपात, राजस्व घाटा या फिर बजटीय वित्तीय घाटा, एंड यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है शुद्ध निवेश। तो राजस्व प्राप्तियों की अपेक्षा राजस्व खर्च यानी व्यय का अधिक कहलाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर दिया गया है कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा गाइस बताइए। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा, जो यहाँ पर आपका सेकेंड नंबर पर है राजस्व घाटा, ठीक है। तो राजस्व प्राप्तियों की अपेक्षा राजस्व खर्च का अधिक क्या कहलाता है, राजस्व घाटा कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आय में इकाई वृद्धि होने पर उपभोग में होने वाली वृद्धि को कहते हैं, क्या कहते हैं। फर्स्ट नंबर पर ऑप्शन है स्वतंत्र उपभोग, नेक्स्ट है औसत उपभोग प्रवृत्ति, अगला ऑप्शन है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, एंड यहाँ पर 4 नंबर पर ऑप्शन है अप्रत्याशित उपभोग, अप्रत्याशित उपभोग। तो आय में इकाई वृद्धि होने पर उपभोग में होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर दिया गया है तीसरा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, यही होगा आपका राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था में साख सृजन का कार्य कौन करता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है और वैसे कई बार पूछा गया कि अर्थव्यवस्था में साख सृजन का कार्य कौन करता है। तो पहले ऑप्शन देख लीजिए। फर्स्ट है सरकार, नेक्स्ट है केंद्रीय बैंक, तीसरा ऑप्शन जो दिया गया है व्यावसायिक बैंक, ठीक है, और चौथा ऑप्शन यह है कि इनमें से कोई नहीं। तो हम सबको पता है कि अर्थव्यवस्था में साख सृजन का कार्य कौन करता है। तो कौन करता है, फर्स्ट नंबर पर जो ऑप्शन है वो आपका गलत है। सेकंड नंबर पर जो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिला है ये भी आपका रॉन्ग है, व्यावसायिक बैंक हो जाएगा राइट ऑप्शन, ठीक है। थर्ड नंबर पर जो है
इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई, तो कब की गई, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है बहुविकल्पीय प्रश्न में। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1948 में, ये आपका गलत ऑप्शन है। 1949 में, या फिर 1950 में, या फिर 1951 में। तो जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा होगा? 4 नंबर पर रॉन्ग ऑप्शन है, 3rd नंबर पर भी रॉन्ग है, राइट हो जाएगा 1949। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1949 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक क्रियाओं का अर्थ लिखिए। चलिए इसका आंसर देख लीजिए। तो जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको देखती है, ठीक है। तो आर्थिक क्रियाओं का अर्थ क्या है? आप लिखोगे कि वे सभी क्रियाएं जो धन प्राप्त करने के लिए की जाती हैं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। वे सभी क्रियाएं जो हम धन को प्राप्त करने के लिए करते हैं वो सारी आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। इसके बाद जो आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए जाते हैं उसमें देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है मध्यवर्ती वस्तुएं क्या है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है। जो आपके अतिलघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं उनको पहले देख लीजिए। तो मध्यवर्ती वस्तुएं क्या है? आप लिखोगे कि वे वस्तुएं जिनका उपयोग किन्हीं वस्तुओं के उत्पादन के लिए किया जाता है, ठीक है, वही आपकी मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाती हैं। तो वे वस्तुएं जिनका उपयोग किन्हीं वस्तुओं के प्रोडक्शन के लिए किया जाता है उन्हें ही हम मध्यवर्ती वस्तुएं कहते हैं। तो मध्यवर्ती वस्तुएं क्या है? आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 3 है कि अवसर लागत को परिभाषित कीजिए। तो अवसर लागत क्या है? आंसर देखिए। आप लिखोगे कि किसी वस्तु की अवसर लागत दूसरी वस्तु की वह मात्रा है जिसका इस वस्तु के उत्पादन के कारण त्याग किया जाता है, वही आपकी कहलाती है अवसर लागत। तो किस तरह से लिखोगे? किसी वस्तु की अवसर लागत दूसरी वस्तु की वह मात्रा है जिसका इस वस्तु के उत्पादन के कारण, यानी इस वस्तु का जो प्रोडक्शन हुआ है उसके कारण त्याग किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि घाटा बजट क्या होता है? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपका। तो घाटा बजट क्या है? आप लिखोगे कि बजट घाटे से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें सरकार का बजट व्यय सरकार की बजट प्राप्तियों से अधिक होता है। यह कुल व्यय आय का अंतर है। समझ आ गया? बजट घाटा बजट क्या है? बजट घाटे से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें सरकार का बजट व्यय यानी खर्च सरकार की बजट प्राप्तियों से अधिक होता है। यह कुल व्यय का अंतर है, यानी कुल खर्च का अंतर है। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखिए। तो नेक्स्ट है कि सार्वजनिक वस्तु क्या है? ये भी आपका पूछा जाता है। मध्यवर्ती वस्तुएं, सार्वजनिक वस्तु, निजी वस्तु, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो सार्वजनिक वस्तु में आप लिखो कि सार्वजनिक वस्तु वह है जिसका लाभ ऐसे उपभोक्ताओं को भी मिल जाता है जो इसके लिए स्वेच्छा से भुगतान नहीं कर सकते या फिर नहीं करते। याद हो गया? सार्वजनिक वस्तु क्या है? आप लिखोगे कि सार्वजनिक वस्तु वह है जिसका लाभ ऐसे उपभोक्ताओं को भी मिल जाता है जो इसके लिए स्वेच्छा से भुगतान नहीं करते। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि समग्र मांग से आप क्या समझते हैं? तो देख लीजिए समग्र मांग क्या है। इसका आंसर आप लिखोगे कि समग्र मांग उस कुल व्यय को बताती है, उस कुल खर्च को बताती है जिसे एक देश के निवासी आय के दिए हुए स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के व्यय करने को तैयार हैं, ठीक है। किस तरह से लिखोगे कि समग्र मांग उस कुल व्यय को बताती है जिसे एक देश के निवासी आय के दिए हुए स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के व्यय करने को तैयार है, वही कहलाएगी आपकी समग्र मांग, ठीक है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका क्या है उसको देख लीजिए। तो यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया गया है कि मुद्रा के 3 प्रमुख कार्य लिखिए। तो मुद्रा के 3 प्रमुख कार्य कौन कौन से? क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। मुद्रा क्या है ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है।
तो आप लिखोगे मुद्रा की गौण अथवा सहायक कार्य बताइए, तो ये है स्थगित भुगतान का मान, फर्स्ट आपका हो जाएगा। सेकंड है मूल्य का संचय एंड अगला हो जाएगा मूल्य का हस्तांतरण। तो मुद्रा के 3 कार्य क्या हैं? स्थगित भुगतान का मान, मूल्य का संचय, मूल्य का हस्तांतरण। ठीक है, ये आपके हो जाएंगे मुद्रा के 3 प्रमुख कार्य लिखिए। तो इसका आंसर आप इस तरह से लिख कर आओगे। क्लियर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है उसको देख लीजिए। तो नेक्स्ट है कि वस्तु विनिमय को परिभाषित कीजिए। तो वस्तु विनिमय क्या है? आप लिखोगे कि एस.आई. थॉमस के शब्दों में इन्होंने कहा है कि एक वस्तु का दूसरी वस्तु से प्रत्यक्ष विनिमय वस्तु विनिमय कहलाता है। यानी एक वस्तु आपने दी, उसके बदले में दूसरी वस्तु आपने ले ली जिसकी आपको ज़रूरत है, तो वही कहलाएगा प्रत्यक्ष रूप से आपने अदला बदली कर ली, तो उसी को हम कहेंगे वस्तु विनिमय। ठीक है। तो किताबी भाषा में आप लिखोगे कि एक वस्तु का दूसरी वस्तु से प्रत्यक्ष विनिमय वस्तु विनिमय कहलाता है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि कीमत रेखा किसे कहते हैं? प्राइस लाइन क्या है? क्वेश्चन कई बार ये पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। आप मॉडल पेपर देखना, बोर्ड का पेपर उठाकर देखना, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। कीमत रेखा क्या है? तो आप लिखोगे कि कीमत रेखा वह रेखा है जो एक्स अक्ष के समांतर एक निश्चित कीमत के लिए खींची जाती है। यह फर्म के मांग वक्र को प्रदर्शित करती है। यह बाजार कीमत तथा फर्म के उत्पाद के संबंध को दर्शाती है। सभी फर्मों को इस रेखा का सामना करना पड़ता है। इसके बाद आपको ब्रैकेट बनाकर नीचे लिखना है कि कीमत रेखा यानी प्राइस लाइन बराबर AR बराबर MR बराबर प्राइस। तो कीमत रेखा हम किसे कहते हैं? इस तरह से आप लिखोगे। सभी फर्मों को इस रेखा का सामना करना पड़ता है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है? एक लाइन छोड़नी है और फिर ब्लैक पेन से आपको लिखना है कि कीमत रेखा पर AR बराबर MR बराबर प्राइस, और ये आपको वहाँ पर ब्रैकेट में बंद कर देना है। ठीक है। इस तरह से कीमत रेखा क्या है इसका आंसर आप लिख कर आओगे। क्वेश्चन पूछा गया है अतलग उत्तरीय प्रश्न में, तो सही ढंग से इस क्वेश्चन के आंसर को आपको तैयार कर लेना है। अब इसके बाद यहाँ पर कुछ और भी आपके क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्जाम में आज किए जाते हैं। चलिए उन प्रश्नों पर भी डिस्कस कर लेते हैं। तो कीमत रेखा क्या है इसको आपने देख लिया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि अल्पकालीन उत्पादन फलन से क्या आशय है? ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। तो अल्पकालीन उत्पादन फलन क्या है? आप लिखोगे कि जब उत्पादन के कुछ साधनों की मात्रा को स्थिर रखते हुए अन्य परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में वृद्धि की जाती है तो उसे अल्पकालीन उत्पादन फलन कहते हैं। क्या लिखोगे कि जब उत्पादन के कुछ साधनों की मात्रा को स्थिर रखते हुए अन्य परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में वृद्धि की जाती है तो उसे ही हम अल्पकालीन उत्पादन फलन कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है। और गाइस इसी के साथ राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा में क्या संबंध है, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो वो आपका जो आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए जाते हैं उसमें क्वेश्चन आस्क किया जाता है, तो वो हम देख लेंगे आगे। ठीक है। इसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में नेक्स्ट आप तैयार करोगे मांग का नियम क्या है। तो मांग का नियम क्या है? बहुत ही ईजी है। यहाँ पर देख लीजिए कि वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने से उसकी मांग कम हो जाती है। यानी चीज़ें जब ज़्यादा महंगी होती हैं तो उसकी मांग कैसे हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है। और उस वस्तु के मूल्य में कमी होने पर यानी जब चीज़ें सस्ती होती हैं तो चीज़ें हम ज़्यादा खरीदती हैं, तो वही बताएगा कि उस वस्तु के मूल्य में कमी होने पर वस्तु की जो मांग है वो बढ़ जाएगी। तो वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाती है, यही आपका मांग का नियम है। यानी जब आपकी चीज़ें महंगी होगी तो आप कम खरीदोगे और जब चीज़ें ज़्यादा सस्ती होती है तो उसकी जो मांग है वो बढ़ जाती है, यानी चीज़ें हम ज़्यादा खरीदते हैं। यही कहलाता है मांग का नियम।
और किताबी भाषा में आप लिखोगे कि वस्तु के मूल्य में वृद्धि से उसकी मांग कम हो जाती है और वस्तु की मूल्य में कमी होने पर वस्तु की जो मांग है उसमें क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। यही मांग का नियम है। एंड इसके बाद गाइस यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप ये तैयार करोगे कि कॉब डगलस उत्पादन फलन लिखिए। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये कि राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद गाइस जो आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि बाजार से क्या आशय है। अब ये जो क्वेश्चन है कि बाजार से क्या आशय, ये आपका अतलग उत्तरीय प्रश्न में भी पूछ लिया जाता है। और बाजार जैसे अतलग उत्तरीय प्रश्न में इस तरह से पूछा जाएगा, बाजार को परिभाषित कीजिए और बाजार से क्या आशय है, तो थोड़ा आपको लॉन्ग में लिखना है। तो ये आपका लघु उत्तरीय प्रश्न में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये जो भी क्वेश्चन यहाँ पर बताए गए थे अभी आपको, ये सारे क्वेश्चन आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे। इसके बाद जो आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।